हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है सो क्लास 10th के मैथ्स के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 से देखने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 3 को हम हल करेंगे आज। तो इससे जो पहले प्रश्न था 1 और 2 उसको हम पहले वीडियो में हल कर चुके हैं। वो आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ को हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ को निकालते हैं। तो पहला प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, 12, 15 और 21 दिया है। 3 संख्या दिया है 12, 15 और 21। इसका हमको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए हम 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि करें, मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, तो 12 का करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो ये 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, और फिर कितना से, तो 3 से, तो ये 1 आ गया। तो इसका कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 3। इस सब को अगर हम गुना के रूप में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये जो आ गया 2 3 2 2 3 1, इस सब को हम क्या करेंगे, गुना। 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा तो 3 5 15, फिर 5 से लगेगा तो 5 का ही 5। तो ये हो गया आपका 3 गुने 5 गुने 1। 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम किसका, 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 3 से लगाएंगे तो 7, फिर 7 से लगाएंगे तो 1। इसका आ गया आपका 3 गुने 7। ये समझ में आ गया। अब देखिए जितनी संख्या दिया रहे उसका हम सबका अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अब हम एचसीएफ पहले निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं सो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखिए हम 12 का और 15 का 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है। जितनी संख्या होगी सबके अभाज्य गुणनखंड में कॉमन मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 है, बाकी किसी में 2 नहीं है। इसमें 2 है तो 2 में नहीं है। यहाँ पे 3 है तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो तीनों में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 3 और ये 3 और ये वाला 3, तीनों में 3 कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ जाए वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखिए 3 कॉमन आ रहा और कुछ नहीं आ रहा। अगर और आता तो यहाँ पे हम गुना के रूप में लिख देते। तो इसमें सिर्फ क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो यही एचसीएफ हो गया आपका कितना, 3। अब हम एलसीएम देखते हैं कैसे निकालते हैं एलसीएम। अब देखिए ये जो गुणनखंड किए हैं अभाज्य गुणनखंड, इसमें जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। जो मिल रहा है उसको हम एक बार लिख लिए। तो देखिए इस सब में 3 मिल रहा है तो उसको हम एक बार लिख लिए, और बाकी पहला अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं मिल रहा है, तो ये 2 नहीं मिल रहा है और ये वाला 2 भी नहीं मिल रहा है। तो इसको हम गुना के रूप में लिख लेंगे, 2 गुने 2। फिर दूसरा में देखेंगे 3 मिल रहा है तो 3 को तो हम लिख चुके हैं, और नहीं मिल रहा है क्या चीज़, तो 5। तो जो नहीं मिल रहा है उसको हम इस तरह से गुने 5 लिख लेंगे। फिर इसमें देखेंगे 3 तो मिल रहा है, 3 मिल रहा था तो उसको हम हटा लिए हैं, तो बच क्या गया था 7। तो इसको हम लिख लेंगे 7, और सबको आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना, 3 दूना 6, इस दोनों को गुना करेंगे 3 दूना 6, और इसको 3 दूना 6 और 6 7 42, 3 दूना 6, 6 7 42, अब 42 इस दोनों को करेंगे तो 5 दूना 10, तो 42 दहे के 420। ये आ गया आपका आंसर। तो पहला प्रश्न बन गया। तो अब हम दूसरा प्रश्न को बनाते हैं। दूसरा क्या है, 17 23 29। अब देखिए हम क्या करते हैं, 17 23 29 इसका गुणनखंड करेंगे तो 17 से लगेगा तो 1, ये हो जाएगा आपका 17 गुने 1, और फिर कितना है 23। तो 23 में लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 23 से 1 मरतबे, तो 23 गुने 1। फिर है 29, तो 29 से लगाएंगे तो 29 इकाई 29, तो ये 29 गुने 1। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो अब हम बताए हैं कि इसमें जो चीज़ मिल जाए तीनों में, तो देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ भी क्या मिल रहा है, 1। तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ। तो तीनों में जो मिल रहा है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा,
जो मिल रहा है उसको तो लिख ही देंगे 1 और गुने, इसमें क्या नहीं मिल रहा है तो 17, तो 17 बच गया। यहाँ पे क्या बच गया है 23, तो 23 को लिख देंगे। यहाँ पे क्या बच गया 29, ये आपका एलसीएम आ गया। तो सबको गुना कर देंगे, तो 17 को 23 से गुना करेंगे, 7 या 21, 2 3 2 5, 17 दूना 34। अब फिर उसको 29 से करेंगे, 9 9 9 81, 8 9 तिया 27 8 35, 2 9 दूना 18, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 2 9 दूना 18, 2 9 दूना 18, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, 9 3 8 5 13, 3 हाथ में 1, 7 3 10 1 11, 11 33 9, ये आपका क्या आ गया एलसीएम। और दूसरा कंसेप्ट समझ लीजिए, 17 23 29, ये कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या है 17 23 29 अभाज्य संख्या है। अगर आपको अभाज्य संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो उसकी एचसीएफ हमेशा कितनी होती है 1 होती है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। ये आपको समझ में आ गया। तो ये सब क्या है 17 23 29 अभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ हम 1 होगा ही। और एलसीएम क्या होगा, तो जितनी संख्या सबको आपस में गुना कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न 8 है, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 से लगाएंगे तो 4, फिर कितना हो जाएगा 2, 2 से लगाएंगे तो 2, ये 2 से लगाएंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो हम लिख लिए हैं। नहीं भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तीसरा 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3, 3 तिया 9, 3 से लगाएंगे तो 1। अब देखिए 3 गुने 1 नहीं भी लिख सकते हैं। 25 का करेंगे तो 5 से लगेगा, 5 25, फिर 5 से तो 1, तो 5 गुने 5। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ देखिए इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो बाकी इस सब में 2 है लेकिन किसी और में नहीं मिल रहा है, मतलब तीनों में मिलना चाहिए। तो तीनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर कुछ नहीं मिले तो क्या मिलता है 1 मिलता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं ना गुने 1 और गुने 1। तो बस हम समझाने के लिए इसको नहीं लिखे थे कि अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिले तब क्या मिलता है तो 1 मिलता है। तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन जो मिलता है वही ना एचसीएफ होता है, तो 1 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसको हम मिटा भी सकते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको इस तरह से हम मिटा भी लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जो नहीं मिलता है तीनों में, अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो 1 उसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम समझिए। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो 1 मिल रहा था, तो 1 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बच गया है, क्या बच गया है 2 गुने 2 गुने 2, और फिर यहाँ पे क्या बच गया 3 गुने 3, फिर यहाँ पे क्या बच गया 5 गुने 5। तो सबको आपस में क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो देखिए हम कैसे गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 5 45, 2 दूना 4, 45, 3 तिया 9, 9 5 45, 45 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 2 4 चौक 16, 2 18, 18 180। और इस 2 और 5 को, इस 5 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आपका इसका एलसीएम कितना आ गया 1800। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब देखिए, अब हम अगला संख्या प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो कह रहा है कि HCF 306 और 657 का HCF दिया है 9। कह रहा है कि 306 और 657 का HCF कितना दिया है? 9 दिया है। और कह रहा है ज्ञात करने के लिए कि 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें 2 संख्या दिया है, तो पहली संख्या कितना दिया है इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहली संख्या, तो देखिए पहली संख्या आपका 306 हो गया, 306। दूसरी संख्या क्या चीज दिया है? 657 दिया है। और HCF कितना दिया है? HCF दोनों का दिया है कितना? 9। हमको ज्ञात क्या करना है? LCM हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पीछे हम एक फार्मूला बताए थे। फार्मूला क्या बताए थे कि पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो HCF होता है, HCF और LCM को आपस में गुना कर देंगे। तो मतलब कहने का है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो होगा वो बराबर होगा किसका? HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहली संख्या हमारा क्या है? 306 है। तो पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या क्या है? 657 है। और देखिए HCF कितना दिया है? इस दोनों संख्या का HCF 9 है, तो 9। और हमको ज्ञात करना है LCM। अब देखिए 9 इधर गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो भाग में, तो 306 गुने 657 बट्टा कितना हो जाएगा? 9 बराबर क्या हो जाएगा? LCM। इससे इसको काटेंगे, 9 7 63, 2 हो गया तो 2 इधर आएगा तो 27 हो जाएगा, तो 9 तिया 27। अब हम इसको आपस में गुना कर लेंगे। तो 306 को 73 से गुना करेंगे तो 6 3 का 18, 3 तिया 9, 7 तिया 21, सॉरी 6 7 42, 4 7 तिया 21, 8 3 9 4 13, हाथ में 1 2 2। तो ये आ गया आपका 22 33 8 LCM। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं LCM 306 और 657 का कितना आ गया? 22 33 8। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए जो n जो होगा वो कौन सी संख्या होगा? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या होगा। n क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। अब हम एक चीज समझ लेते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पहले समझने का कोशिश करते हैं। तो 0 पर कौन सी संख्या समाप्त होती है? तो मान लीजिए 1 10 है, तो 10 देखिए 0 पर समाप्त हो रहा है। तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 5। अगर हम मान लीजिए 30, ये 0 पर समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? 0 पर समाप्त हो रहा है। तो इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 30 का तो क्या आएगा? तो 2 पे 15 और फिर 3 से लगेंगे तो 5। तो 2 गुने 3 गुने 5। अगर हम 60 ले लेते हैं तब क्या आ जाएगा? तो आएगा आपका कितना अभाज्य गुणनखंड? 2 30, 2 से 15, फिर 3 से 5, तो 2 गुने 3 गुने 5। अब समझिए, तो ये सब संख्या जो है सो 0 पर समाप्त हो रही है। कहाँ पे हो रहा है? 0 पर। अब इस चीज में सब में देखेंगे कि एक चीज कॉमन आ रहा है। तो इसके जो अभाज्य 10 का जो अभाज्य गुणनखंड किए उसमें देखिए 2 गुने 5 आ रहा है। फिर 30 को भी किए हैं तो इसमें भी देखिए 2 और 5 का गुणनफल आ रहा है। और 60 को किए हैं तो इसमें भी देखिए 2 और 5। अगर हम मान लीजिए कि 80 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 80। इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 80 का करते हैं 40, फिर 20, 2 से लगेंगे तो 10, फिर लगेंगे तो 2 और 5, तो 2 2 4। तो इसको हम और इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें भी देखिए तो 2 गुने 5 कम से कम एक बार आया है ना। तो जो 0 पर समाप्त होगी संख्या
उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुने 5 एक बार अवश्य आएगा। वही संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त होगी। अन्यथा अगर 2 गुने 5 के नहीं आ रहा है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मान लेते हैं कितना 27 को, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसमें देखिए 2 गुने 5 कहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 पर समाप्त भी नहीं हो रहा, 7 पे समाप्त हो रहा, 0 पे समाप्त नहीं हो रहा। तो जो 0 पे समाप्त होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 अवश्य आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको जांच करेंगे कि 6 पर पावर n जो है सो प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है। तो अब हम इसको पहले मिटा लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या जो n होगा वो कौन सी संख्या होगा, प्राकृत संख्या के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए, तो सबसे पहले मानेंगे तो लेट मतलब माना कि n बराबर प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो n का जो मान होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होगा। n का मान क्या हो जाएगा तब, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इस तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब हम जब क्या करते हैं, जब n बराबर 1 हो तो n का मान 1 लेंगे तो 6 पर पावर n बराबर 6 और पावर n का मान कितना लिए हैं, 1। तो इसको हम 6 लिख सकते हैं, 6। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3। तो इसमें देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं इसमें 2 गुने 5 आया है, नहीं आया है, तो ये 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा। मतलब ये जो 6 है 0 पर समाप्त नहीं हो रहा। अब फिर देखिए, जब n बराबर 2 हो तो 6 पर पावर n मतलब 6 का पावर 2, तो इसको हम 6 गुने 6 लिख सकते हैं। और फिर इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 और फिर इस 6 को करेंगे तो 2 गुने 3। इसमें भी देखिए 2 गुने 5 कहीं पर एक बार भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा तो मतलब 6 पर पावर n के 2 मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब जब n बराबर 3 हो तो n का मान क्या होना चाहिए, 3। तो 6 पर पावर n का मान 3 होगा तो 6 पर पावर 3 इसको हम कितना बार लिखेंगे, 3 बार। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3, फिर इस 6 का करेंगे तो 2 गुने 3, फिर इस 6 का करेंगे तो 2। इसमें भी देखिए 2 गुने 5 कहीं आ रहा है, एक बार भी नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से डॉट डॉट करते जाएंगे, n का मान लेते जाएंगे। अगर लेते जाएंगे और नहीं आएगा तो हम 6 पर पावर n को भी लिख सकते हैं 2 गुने 3 और इसका पावर क्या चीज़, n। तो इसमें भी देखिए 2 गुने 3 आ रहा है, कहीं पर 2 गुने 5 आएगा, नहीं आएगा। तो अब हम लिखेंगे थोड़ा जो हम समझाए थे इससे पहले, क्या लिखेंगे, चूंकि n के किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि नहीं होगा क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 एक बार भी नहीं आता है, नहीं आता है। आप लैंग्वेज अगर आप चेंज करके लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंक्लूजन एक ही होना चाहिए। अगर 2 गुने 5 आएगा तब ये 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? तो हम पहले कॉन्सेप्ट को एक समझ लेते हैं। अब समझिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जो भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या को अभाज्य भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं अब इसको हमको समझना है। कह रहा है जो संख्या भाज्य होगी, जो संख्या क्या होगा? भाज्य होगा, उसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अगर 30 है तो 30 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2, 3 और 5 आएगा। 2 गुने 3 गुने और 5 आएगा। इस तरह से करेंगे तो 2 15, फिर 3 से लगेंगे तो 5, 2 3 और 5 आ गया। तो 2 गुने 3 गुने 5 आ गया। अब देखिए ये जो 2 है और 3 है और 5 है, ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। क्या संख्या है? अभाज्य। और ये गुणनफल के रूप में है, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। जो संख्या भाज्य होगी उसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो 30 क्या है? भाज्य संख्या है। और इसको हम जो देख रहे हैं कि 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है, इसके गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं 27 को। 27 को कर लेते हैं तो 3 से तो 9 तिया 27 और फिर 3 से तो 3 तिया 9, फिर 3 से 1। अब देखिए 3 गुने 3 गुने 3। अब समझिए इसमें देखिए 3 3 3 तो ये भाज्य संख्या है। 27 क्या है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो देखिए जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे तो वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। बात समझ में आ रहा है? और भाज्य संख्या में मतलब 2 से भी लग सकता है और 2 के अलावा किसी स्वयं से और 1 के अलावा किसी और संख्या से लग जाए, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो भाज्य संख्या, तो देखिए इसमें जो है 27 में 1 और 27 के अलावा 3 से भी लग रहा है ना। 30 में भी देख लीजिए तो 30 और 1 के अलावा 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है और 5 से भी लग रहा है। तो मतलब ये जो 3 निकाले हैं 27 को जो अभाज्य गुणनखंड किए तो ये सब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है। तो इसलिए ये 27 क्या हो जाएगा? आपका भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो संख्या है 3 गुने 3 गुने 3 ये भाज्य संख्या क्यों है, तो हम कहेंगे कि चूंकि 3 गुने 3 गुने 3 अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है, इसलिए ये जो पूरा संख्या है क्या है? भाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 गुने 3 गुने 5 भाज्य संख्या क्यों है, तो हम कहेंगे कि चूंकि 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है, इसलिए 2 गुने 3 गुने 5 क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। और इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जो संख्याएं होती है वह भाज्य संख्या होती है। वह क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। अब देखिए जैसे कि अगर 2 गुने 3 गुने 5 लिख लेते हैं तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी है और 5 भी है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है, तो ये जो पूरा संख्या हो जाएगी ये कौन सी संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वाला प्रश्न है, तो हम इसको पहले मिटा लेते हैं तब समझाते हैं। आप लोग इसका नोट करते जाइएगा, इस सब को जो लिखा रहे हैं।
अब हम पहला मान लेते हैं, मानते हैं इसको। सॉल्यूशन में कैसे करते हैं हल, या तो आप हल लिख सकते हैं या सॉल्यूशन। मान लेते हैं लेट ए बराबर कितना मान लेते हैं 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसको मान लेते हैं ए बराबर। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ देखिए ये सब गुना के टर्म में है और बीच में प्लस है और फिर ये क्या है 13 है, तो ये हो गया अलग और ये अलग टर्म, तो ये इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये 13 और 13 मिल रहा है, तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ बच गया आपका 7 और गुने 11, 13 कॉमन करके बाहर कर लिए तो 13 बाहर आ गया, फिर प्लस है तो प्लस, और 13 से अगर इसको हम बाहर कर लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, अगर कुछ नहीं, अगर 13 हम बाहर कर लिए वहाँ पे कुछ नहीं है तो उसके मतलब कितना है 1 है। अब a बराबर इसको लिख सकते हैं 13, अब इस सब को हम 11 साथे 77 और प्लस 1, फिर देखिए इसको हम a बराबर 13 और गुने इसको हम कितना लिख सकते हैं 78। अभी हम कॉन्सेप्ट बताए हैं कि इस a संख्या जितना था उसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमको साबित हो जाएगा कि जो ये a संख्या माने हैं वो कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या। अभी हम जस्ट बताए हैं। तो अब देखिए a बराबर इस 13 को 13 और 78 को तो हम लिख सकते हैं 13 गुने 6, 13 6 के 78, फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं तो 13 गुने 13 और गुने फिर कितना, इसको हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना। तो अब इसमें देखिए a का जितना भी गुणनखंड है 13 13 2 3, ये सब कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो a जो है सो अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है, तो इसलिए a जो हो जाएगा वो कौन सी संख्या होगा, भाज्य संख्या। अर्थात a किसको माने हैं, इस पूरी संख्या को माने हैं, तो ये जो पूरा संख्या जो हो जाएगा कौन सा संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरह से, यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि a अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है, गुणनफल के रूप में है, तो इसीलिए a एक क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए a क्या है, भाज्य संख्या है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। इसी तरह जस्ट हम इसको भी करेंगे हल, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, अगेन पुनः इसको मान लेते हैं हम लेट b बराबर कितना मान लेते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है इस पूरा टर्म में, और इसमें देखेंगे तो 5 और 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 7 गुने 6 गुने 5 बाहर कर लिए तो बच गया 4 और 3 और 2 गुने 1, और यहाँ से 5 बाहर कर लिए हैं तो क्या बच गया है, 1। बताए थे जहाँ पे अगर कुछ भी नहीं बचे तो वहाँ पे क्या बचता है, 1 होता है। एक ऐसा रियल नंबर है, किसी भी संख्या में गुना कर दो और किसी भी संख्या में भाग दे दो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो b, तो ये 5, अब हम इस सब को गुना करेंगे, कैसे हो जाएगा, तो 6 7 42, इस दोनों को करेंगे तो 6 7 42, 4 3 12, 12 2 24, 24 इकाई 24, इसको हम 24 से गुना कर देंगे। 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 4 2 8, 8 6 4 10, हाथ में 1, 9 1 10, ये आ गया आपका कितना 1008, और प्लस में 1 है तो 1। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, b बराबर 5 और गुने इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1009, 1009 आ जाएगा। अब देखिए अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। 1009 को गुणनखंड करके देखो लगता है कि नहीं लगता है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 7 मतलब ये नहीं लगेगा भाग, ये नहीं लगेगा। अब समझिए,
अब ये जो b है, b किसको माने हैं? इस पूरी संख्या को माने हैं, इस पूरा संख्या को क्या माने हैं? b। अब देखिए ये 5 क्या आ गया? अभाज्य संख्या, और 1009 भी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो मतलब b जो है इस अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है। क्या है? अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है, तो इसलिए b क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या होगा, जो कि हम पहले कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो लिखेंगे चूंकि b अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है, तो इसीलिए b एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, ये मैदान है, इसके चारों ओर एक सर्किल के आकार का पथ है, मतलब रास्ता है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना मिनट लगता है? सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। और कह रहा है फिर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो रवि को कितना लगता है? रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। और फिर कह रहा है कि लगते हैं, तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए हैं। तो कहने का मतलब है कि यह जो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति एक ही स्थान से और एक ही समय चलना क्या करता है? प्रारंभ करता है, इसको चक्कर लगाना चालू कर देता है। तो कह रहा है कि चलना प्रारंभ कर एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगी। कह रहा है कि कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ आ जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है? अगर इस तरह के प्रश्न रहे तो हमेशा क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो समय बोल रहा है, तो यहाँ पे एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट। तो 18 और 12 का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। इसको हम करेंगे तो 9 दूना 18, फिर करेंगे तो 3 और 3, फिर 3 से 1 और 12। आपको जिस विधि से अच्छा लगे उस विधि से आप निकाल लीजिए। इसका कितना आ गया? 2 गुने 3 और फिर इसमें 2 गुने 3 आ गया। अब देखिए जो एलसीएम क्या होता है, जिसमें दोनों मिल जाए उसको एक बार लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो इसको हम एक बार लिख लिए। और फिर देखिए क्या मिल रहा है, तो 1 3 भी मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। अब इसमें कौन संख्या नहीं मिला है? तो 3 नहीं मिला, तो इसको भी लिख लेंगे गुणा के रूप में। इसमें भी क्या नहीं मिला है? तो 2 नहीं मिला है, तो इसको भी लिख लेंगे। अब हम इस सबको आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36। कहने का मतलब है ये कि सोनिया और रवि एक साथ चलना प्रारंभ करने के बाद पुनः हुआ 36 मिनट के बाद एक साथ क्या करेगी? मिलेगी। तो इस तरह से आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।